जी, वेलकम यू ऑल। आई होप आप सभी के सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को पता ही है कि हमने 45 डेज़ तक का चैलेंज ले रखा है, जहाँ पर हम लोग क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को अच्छे से हम कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी की जो बुक है, उसी के माध्यम से अच्छे से हम कवर कर रहे हैं, एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है जी? और आज है हमारा डे 20 और आज का चैप्टर का नाम है किसान, राजा और जमींदार और राज्य। ठीक है जी? बड़े ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपका। ठीक है? तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। ये किसान यार गलत लिख गया है। ठीक है? पार्ट 1 है ये, पर इसके अलावा पार्ट 2 भी आएगा। ओके? और अगर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे से फोड़ना चाहते हो तो जा करके देख लीजिएगा एक बार, अच्छे से पता चल जाएगा। डेली के 5 क्वेश्चन हम पोस्ट कर रहे हैं। जाइए किसी भी आंसर के ऊपर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद एक्सप्लेनेशन देखिए कि क्या इसका राइट आंसर बन रहा है। प्लस हमने जो है डे वाइज, जैसे कि हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के जाइएगा तो हिस्ट्री के प्लेलिस्ट के अंदर जो है डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके पूरा अच्छे से आपको मिल जाएगा सिस्टमैटिक वे में। तो हमने इसीलिए बनाया आपकी प्लेलिस्ट को। तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यू सीरीज का ये बेसिकली प्लेलिस्ट है। जाइए जाकर इसका लाभ उठाइए। और आज है हमारा हिस्ट्री का डे 8, डे 20, 8वां चैप्टर है। बड़ी जल्दी ही बहुत ही हम अपने चैप्टर्स को ख़त्म करने वाले हैं। 12 चैप्टर हैं टोटल आपकी हिस्ट्री के अंदर और पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी। तो हम जल्दी कवर कर देंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। और हाँ, पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, नोट्स बनाते रहिए और लास्ट में अपने मार्क्स ज़रूर बताइए कि कितने आपने स्कोर करे। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, देवी और संजनों, आइन ए अकबरी किसने लिखी थी? आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या है? अल-बिरूनी, राइट? अल-बिरूनी याद आ रहा है? अबे गधू, अबुल फजल है, अल-बिरूनी से निजात पाओ, छोड़ दो आप अल-बिरूनी को, अल-बिरूनी का नाम बड़ा। ठीक है? रिवाइज़ करते रहो भाई, है ना? तो अल-बिरूनी ने जो है ये आइन ए अकबरी जो है किताब लिखी थी। बेसिकली हुआ क्या है, मैं आपको पूरा जिस्ट बताता हूँ अच्छे से। ठीक है? देखिए, एक किताब का नाम है अकबरनामा। क्या नाम है? अकबरनामा। जिस भी वर्ड के साथ बाद में ना ये नामा वर्ड जुड़ जाता है तो समझ लीजिएगा उसकी ये आत्मकथा जैसी ही कुछ बुक होती है। ठीक है जी? अक्सर मतलब नामा वर्ड जुड़ने का मतलब यही होता है। तो अकबरनामा का मतलब बोलने का क्या है कि अकबर की जीवन काल के बारे में जो होता है ना, ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी, ये वो चीज़ है ये। ठीक है? तो इस अकबरनामा को ही किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। अब जो अकबरनामा है ये 3 पार्ट्स के अंदर है ये। पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है और ये पार्ट नंबर 3 है। इसी 3 वाले जो पार्ट है, इसी को बोलते हैं, इसी पार्ट का नाम है क्या है? आइन ए अकबरी। और हालाँकि आपकी जो किताब है ना एनसीईआरटी, उसके अंदर आइन ए अकबरी का ज़्यादा ज़िक्र किया गया, बिकॉज़ हमें जो जानना है वो क्या जानना है कि उस टाइम पर भारत कैसा था? वहाँ पर जो जनसंख्या थी वो कैसी थी? मतलब डेटा की दृष्टि से अगर देखा जाए, डेटा के हिसाब से, कलेक्शन के हिसाब से, तो आइन ए अकबरी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन हमें देता है। इसी वजह से हमें पता है। और जो आपका 1 पार्ट और 2nd पार्ट है ना, उसके अंदर उसकी जो निजी बातें होती हैं वो बस लिखा हुआ है कि कब लड़ा, है ना? उसका माई-बाबू कौन थे? कौन कितने भाई थे? वगैरह-वगैरह चीज़ें। ठीक है जी? तो ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पर लिखे हुए हैं। और आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। इसको रट के जाइएगा, ठीक है? मुजरियान या रैयत, ये तो मैंने दोनों शब्द यहाँ पर दे दिए। मैं चाह रहा था कि सिर्फ मुजरियान दे दूँ, तो आप सभी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन मैंने रैयत भी दे दिया है। तो आपको पता ही होगा रैयत का मतलब तो होता है किसान, हमारे यहाँ तो सभी को पता है। मुजरियान भी जो है किसान का ही एक वर्ड है। ठीक है? तो ये बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप लोगों को ये भी पता होगा कि 17वीं शताब्दी के अंदर जो है, 17वीं शताब्दी के अंदर जो है, सदी के अंदर जो है, 2 प्रकार के किसान किसान जो है हुआ करते थे। कौन-कौन से? एक हुआ करते थे खुदकाश्त और दूसरे हुआ करते थे पाहीकाश्त। आई होप आपको ये चीज़ें पता होंगी। खुद काश्त का मतलब क्या होता है? जो अपने ही खेतों के अंदर, अपने ही गाँव में रह करके अपनी खेतों की जो है जुताई वगैरह जो है किया करते थे। पाही काश्त का मतलब क्या होता है कि दूसरे गाँव में जा करके, दूसरे के खेतों में जा करके काम करना एज़ अ लेबर की तरह, तो ये उनको बोला जाता है पाही काश्त। ठीक है जी? तो ये बड़े ही इम्पोर्टेंट टर्म्स है दोनों के दोनों, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाबरनामा किसने लिखी थी? तो आपको बता दूँ कि अकबरनामा तो अबुल फज़ल ने लिखे थे, लेकिन जो बाबरनामा है वो खुद बाबर ने ही लिखी थी। इसके बारे में आपको याद रखिएगा। इस बाबरनामा का हमने डिस्कशन क्यों करा? बिकॉज़ बाबरनामा के अंदर जो है कुछ बातें हैं, जो कि चौंका देने वाली बातें लिखी गई है, इस वजह से मैंने ये चीज़ डाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि दीपालपुर किस देश में स्थित है? देश में स्थित है मतलब क्या भारत में है, नेपाल में, बांग्लादेश में कि पाकिस्तान में? कहाँ पर है ये स्थित? तो आपको बता दूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान, बिकॉज़ लाहौर और प्लस ये दीपालपुर, इन दोनों ही जगह पर जो है ना वाटर व्हील मिले हैं हमें।
वाटर व्हील मतलब जब खेतों की जब सिंचाई वगैरह इरिगेशन वगैरह की जाती थी ना, तो उस टाइम पर जो है वाटर का व्हील हुआ। व्हील क्या होता है? मतलब पहिया, पहिए के थ्रू जो है पानी को पहुँचाया जाता है खेतों तक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, वो क्या है कि भारत के अंदर भी जो है आगरा, चांदवर और बयाना, जो कि आज में उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थित है। तो यहाँ पर भी जो है हमें कुछ मिले हैं, तो इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना, पढ़ लिया करिए जी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कि शाह नहर कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। शाह नहर जो है कहाँ पर स्थित है? वो है आपका पंजाब में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी से रिलेटेड कि शाह नहर नहर जो है वो किसने बनवाया था ये? तो आपको पता होगा कि जो नॉर्थ इंडिया है, यानी कि जो उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत है। नींद तो नहीं आ रही ना भाई? नींद मत लो भाई, अभी पढ़ाई लिखाई कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर भारत के अंदर जो है ना, पंजाब के अंदर जो है ना, एक नहर का जो है नाम होता है, जिसका नाम है शाह नहर। अच्छा, शाह लिख दिया क्या मैंने, सॉरी। ये शाह नहर है वो, ठीक है जी, शाह नहर। तो ये बेसिकली कौन बनवाता है? ये बनवाते हैं खुद शाहजहां, शाहजहां, ठीक है जी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है शाहजहां, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस मुगल बादशाह ने पहली बार तंबाकू देखा था? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार तंबाकू देखने के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है क्या? मतलब हम तो डेली लाइफ में पता नहीं क्या-क्या देखते हैं, तो क्या उनके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाएगा? तो जी आंसर ये है कि ये मुगल बादशाह था ये। बादशाह बहुत ही हाई वर्ड होता है यार ये। हम जो देखते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बादशाह लोग देखते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो? तो जो तंबाकू इन्होंने देखा था इन मुगल बादशाह में सबसे पहले, वो था ये आपका अकबर, ठीक है जी। और जहांगीर ने जो है ना इस जो तंबाकू है इसको लेकर के बैन करवा दिया था। कहा था कि साला कोई भी तंबाकू नहीं खाएगा मेरे स्टेट में, बड़ा ही खतरनाक चीज़ है तंबाकू। लेकिन आज प्रेज़ेंट टाइम में देख लो कितने लोग जो है तंबाकू का सेवन करते हैं, सोचो ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिन्स ए कामिल का अर्थ क्या है? सुन लीजिए एक बार मेरी दोबारा से। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ इसे। और आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन सकता है कि जिनसे कामिल वाली जो फसलें हैं उनके 2 फसलों के नाम बताइए, तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है जी। तो देखिए जिनसे कामिल का जो शब्द का अर्थ है उसका मतलब क्या है? क्या ये ऑप्शन ए है औसत फसलें, खराब फसलें, सर्वोत्तम फसलें या जंगली फसलें? तो आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्वोत्तम फसलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज नोट डाउन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। आगे देखते हैं जरा, आपको पता होगा कपास और गन्ना, ये जो है ना सर्वोत्तम यानी कि जिनसे कामीन वाली जो है फसलें मानी जाती थी, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। और एक चीज आपको और याद रखना है, वो क्या? चीनी जो है ना, चीनी, शुगर की बात कर रहा हूँ मैं, ये चीनी लोग नहीं है। चीनी यानी शुगर के लिए जो है ना बंगाल फेमस था, इस चीज को बस आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्या, सामूहिक ग्रामीण समुदाय के 3 घटक कौन से थे? सामूहिक समझते हैं, कलेक्टिव वे में। ग्रामीण, ग्रामीण मतलब आपका एक तरफ से गांव हो गया, मतलब क्या, एक गांव है छोटा सा, वो सभी के सभी लोग इकट्ठे रहते हैं और ये कम्युनिटी का जैसा है कुछ उनका। तो इसके कौन कौन से 3 घटक होते हैं, मतलब एक गांव के कौन से घटक होते हैं, ये पूछ रहा है यार आपसे। तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, बिकॉज खेतीहर किसान भी होता है, पंचायत भी होती है और पंचायत का मुखिया भी होता है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और एक बार ना जरा इस चीज को पूरा पढ़ लीजिए, इसी के ऊपर जो है ना आपका अगला क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुकद्दम, ये बेसिकली यूं लिखा जाता है मुकद्दम, है ना, मुकद्दम या मंडल किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या है कि गांव का जो मुखिया होता है वही होता है मुकद्दम, ठीक है जी। सिकंदर वही है अपना और मुकद्दम भी वही अपना, ठीक है। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। नींद तो नहीं आ रही है भाई, जागते रहो, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि बहुत कम समय बचा है अब। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कि मल्लाह जादव कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। मल्लाह जादव जो है ये कौन से लोग हुआ करते थे? तो इसका राइट आंसर क्या है, नाविकों के पुत्र। अच्छा, नाविकों से कुछ याद आ रहा है, मेलुहा कुछ वर्ड यूज किया गया था हड़प्पा सभ्यता के अंदर, नाव के ही कुछ रिलेटेड था, जाकर के एक बार दोबारा देखिए और रिवाइज मारिए इस चीज को।
तो आप देख सकते हैं कि मुसलमान समुदाय में हलाल खुरान जैसे को जो है नीच समझा जाता है गाँव के अंदर, और उसी से रिलेटेड जो है जुड़ा एक वर्ड और है जहाँ पर बिहार के अंदर, हाँ, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मल्ला जाधव जो शब्द है जिसका मतलब होता है नाविकों के पुत्र, वो कौन से राज्यों के अंदर अधिकतर मिलते थे? तो वो थे आपके बिहार। तो आपको ये भी याद रखना है। तो मल्ला जाधव का मतलब क्या है? नाविकों के पुत्र, याद रखिएगा। जिसकी तुलना जो है किससे की जा जाती है? दासों से, मतलब दास माने जाते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि मुस्लिम समाज में किन्हें नीच समझा जाता है? अगर आप हिंदू समाज की बात करें तो आपको पता ही है, शूद्र हो गए, चांडाल हो गए, इन लोगों को जो है नीच समझा जाता है। चांडाल के क्या क्या कर्तव्य थे, इनकी क्या क्या ड्यूटीज थी, इसको जा करके एक बार पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है। तो मुस्लिम समाज में किन्हें सबसे ज्यादा नीच समझा जाता है? तो आप सभी को पता है इसका नाम, इसका राइट आंसर क्या है? हलाल खोर, हलाल हलाल खोरान है बेसिकली इसका नाम। तो आपने अभी जस्ट पढ़ा ही था, ये देखिए लिखा भी है हलाल खोरान। तो इनको जो है सबसे ज्यादा नीच समझा जाता था। तो बस अभी के लिए बस इतना ही है। आपका पार्ट 2 के लिए अब नेक्स्ट वीडियो आएगी, और जल्दी ही आपके सारे चैप्टर्स को हम कवर करा के खत्म कर देंगे गाइस। ठीक है। इसी तरीके से आप अपना हौसला बना के रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और कम्युनिटी सेक्शन के अंदर जा करके ना इन क्वेश्चंस को रिवाइज किया कीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ वीडियो के अंदर डिस्कस करा रहा हूँ, सारे ही क्वेश्चंस मैं यहाँ पोस्ट में भी डालता रहता हूँ। ठीक है। तो आपका डबल रिवीजन हो जाएगा एक तरफ से। एमसीक्यू अगर टेस्ट देना चाह रहे हो तो इस तरफ से समझ लो कि यही टेस्ट है। और इस टेस्ट के अंदर आपकी बेस्ट बात यह है कि आप क्लिक करते के साथ ही पता चल जाएगा भाई कौन सा इसका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। चलिए बस इसी के साथ आपसे अभी के लिए अलविदा लेते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल।